नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में अपने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, इसके बारे में बात कर लिया था। अब बात करेंगे हम उसके आगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करता है इस चीज़ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 जो है, यहाँ पर इसको जानने से पहले हमें 1 देखना पड़ेगा कि 1 क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को। कहाँ से किया गया था? बलिया, उत्तर प्रदेश से किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आज भी हमारे गाँव में क्या होता था कि लकड़ी, कोयला, उपले, इन सब का यूज़ किया जाता था खाना बनाने के लिए, जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता था। साथ ही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता था, और ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता था? ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता था? जलवायु परिवर्तन, जिसका दुष्प्रभाव हमारे देश में ही देखने को मिल, मतलब पूरी विश्व में तो मिल ही रहा है, लेकिन इसका हमारे देश पर भी बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसे समुद्री जलस्तर में वृद्धि है, चक्रवात में वृद्धि है, चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इनकी बारंबारता बढ़ रही है। आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और बादल फटना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर कई उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 की शुरुआत की गई। इसका टारगेट क्या था कि जो BPL हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ महिला सदस्य हैं, उनको मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रोवाइड करना। 2018 में इस लक्ष्य का विस्तार किया गया और इसमें अन्य श्रेणी की महिलाओं को भी शामिल किया गया, 7 श्रेणी, ठीक है। इसको याद नहीं रखना है, छोड़ दीजिए। अब आगे देखें तो इसमें पहले 5 करोड़ टारगेट था, लेकिन बाद में बढ़ा करके इसको 8 करोड़ लक्ष्य कर दिया गया, ठीक है। और जो 8 करोड़वां सिलेंडर था, LPG कनेक्शन था, वो औरंगाबाद में मोदी जी के द्वारा इसका वितरण किया गया। जब ये लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया, लेकिन जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो एक समस्या देखने को मिली कि जो हमारे जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। तो सरकार ने कहा कि हम एक फिर से वापस इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के नाम से। उनके लिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 के लाभ से वंचित रहे हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है? महोबा ज़िले से, उत्तर प्रदेश में महोबा ज़िले से उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की जाती है। इसमें क्या टारगेट रखा गया? इसमें टारगेट रखा गया कि अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उन परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसमें क्या होगा? जो पहला रिफिल होगा, साथ में एक चूल्हा इसमें निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन दिवस है, तो जैव ईंधन दिवस क्यों मनाया जाएगा? कोई भी दिवस होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस दिवस को मनाने के पीछे मकसद ये है कि जो हमारा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स फ्यूल है, उसके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, डीजल, जो प्राकृतिक गैस है, इनकी जगह पर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो सके और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन जैसी चुनौतियों से भी निपटा जा सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें, एक अभियान है शून्य अभियान। शून्य अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उपभोक्ता, कंज्यूमर और उद्योग के साथ मिल करके शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन, मतलब ऐसे वाहन जिनके चलने से क्या होता है, पर्यावरण में जीरो पोल्यूशन इमिट होता है, इन व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ठीक है। आज क्या होता है, आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, इतना तेज़ उसमें से धुआं निकलता रहता है, ब्लैक कलर का धुआं जो निकलता है, उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारी इतनी प्रदूषित गैसें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही मानव के श्वसन तंत्र, मेंटल हेल्थ, हर जगह पर वो नुकसान पहुंचाती है। CO2, मीथेन,
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ये सारी गैसें उसमें से निकलती हैं। तो नीति आयोग ने कहा कि हम ऐसे डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं जहां से जीरो पोल्यूशन का एमिशन होता हो। ठीक है, और इसी के उद्देश्य को टारगेट रखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि बायोफ्यूल होता क्या है। तो बायोफ्यूल क्या है, देखिए जहाँ पर भी बायो वर्ड लग जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है कि कोई जीव का यूज़ किया गया है। जीव का मतलब क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई पौधा, पेड़ पौधा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो सकता है, वो लिविंग आर वंस लिविंग मटेरियल, जो जीवित हो सकता है या पहले कभी जीवित था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसको कहा जाता है बायोफ्यूल। अब यहाँ पर बायोफ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस के रूप में भी हो सकता है। ठीक, आप जानते होंगे बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, ये सब क्या है, बायोफ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बायोफ्यूल को हम 4 जनरेशन में बांटते हैं, 4 जनरेशन में। अब यहाँ पर ये भी जान सकते हैं हम कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है वो कैसे बनाया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल है उसमें क्या होता था, इसको हम एडिबल आइटम से बनाते थे। ठीक है, जो खाद्य योग्य पदार्थ हुआ करते थे, जैसे चीनी हो गया, कॉर्न है, स्टार्च है, जैसे गेहूं है। ठीक है, गेहूं है, मक्का है, इनका यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल है, इसमें हम खाद्य योग्य पदार्थों का यूज़ नहीं करते हैं जैसे, और बल्कि इनकी जगह पर राइस हस्क है, वुड चिप्स है। जैसे देखिए ये गेहूं हो गया, ठीक है, मान लीजिए गेहूं का पौधा है, तो इसमें जो गेहूं की बाली है और इसके बाद गेहूं निकला, इसका यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल में। और जब सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल आया तो उसमें हम गेहूं की जगह जो गेहूं का डंठल होता है उसका यूज़ करने लगे बायोफ्यूल के निर्माण में। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है उसमें क्या होता है, इसमें हम एल्गी का यूज़ करते हैं। किसका, शैवाल का, एल्गी का यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल में। और जो फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल है इसमें भी एल्गी का ही यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो इसमें होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, इसमें स्पेशली एल्गी का ही यूज़ होता है, लेकिन वो आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड या संवर्धित होती है। ठीक है, मतलब उसके जीन में चेंज कर दिया जाता है। तो ये बायोफ्यूल्स आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे ये सब चीज़ें भी अब पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब उसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ पर देखें 22 जुलाई 2021 को हमारे कैबिनेट ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दिया। 2021-22 के बजट में भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने हैं तो लद्दाख में कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बची थी। तो सरकार ने कोशिश किया कि लद्दाख में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 5 अगस्त को 2021 को लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित भी किया गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विधेयक अधिनियम भी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लद्दाख का मैप। तो लद्दाख के अब इस समय जो है वो 2 ज़िले हैं। यहाँ देखिए, एक है कारगिल, यहाँ पर है कारगिल, और दूसरा, एक सेकेंड कलर चेंज कर दूँ, यहाँ है कारगिल और ये है यहाँ पर लेह। ठीक है, ये पूरा एरिया जो बच गया है, ये वाला एरिया, ये है सब लेह। और ये जो हमारा पीओके का हिस्सा है, पहले कश्मीर में आता था, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, लेकिन अब ये पीओएल कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, कश्मीर का भी बहुत सारा भी हिस्सा, जो कश्मीर यूटी है, इसका भी एक हिस्सा भी पाकिस्तान के ही पास है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जिसको यहाँ पर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो देखें, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से एक सीट है, जामयांग सेरिंग नामग्याल। ठीक है, और इसका जो हाई कोर्ट है जम्मू लद्दाख का, वो आता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले तो जम्मू कश्मीर में ही आता था क्योंकि एक ही राज्य था, तो अब बढ़ जाने की वजह से इस हाई कोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया, इसमें लद्दाख को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये
हमारे देश की पहली एकमात्र यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम क्या होगा, किसी नदी के नाम पर होगा। किस नदी के नाम पर? सिंधु नदी के नाम पर, ठीक है। और इसका नाम होगा सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, जो लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनेगी। अब यहाँ पर बात करें 750 करोड़ रुपए लगभग खर्च आएगा, बस बहुत है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम, इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आधारभूत संरचना के विकास की बात हो रही है लद्दाख में। लद्दाख के लोग हमेशा यही आरोप लगाते थे सरकार पर, जम्मू कश्मीर की सरकार पर, जब वो एक राज्य था, कि लद्दाख में कोई विकास कार्य नहीं होता। उनके लिए जम्मू कश्मीर का मतलब केवल कश्मीर हुआ करता था, ठीक है। लद्दाख तो हमेशा से वंचित रहा। तो सरकार ने भी अब फोकस करना शुरू कर दिया। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ अवसंरचना विकास निगम, एक कंपनी की स्थापना सरकार ने किया, कॉरपोरेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लद्दाख में इंफ्रा का डेवलपमेंट करना, ये इसकी जिम्मेदारी होगी। इसकी जो कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो 25 करोड़ होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो लद्दाख में किन किन चीज़ों का विकास ज़्यादा संभावनाएं है विकास का? तो पर्यटन, सबसे ज़्यादा संभावना है पर्यटन, परिवहन उद्योग, ठीक है, इनके लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही जो वहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन देना, साथ ही उनकी मार्केटिंग के लिए भी सुविधा विकसित करना, इन सब में भूमिका निभाएगी। क्योंकि लद्दाख का अपना एक अलग कल्चर है, ठीक है, टूरिज़्म तो है ही है, वहाँ के लोग भी, वहाँ के हस्तशिल्प उद्योग भी, इन सब को प्रमोट करने के लिए इंफ्रा का डेवलपमेंट करना इस संस्था की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उमलिंगला दर्रा, विश्व की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क, ठीक है, उमलिंगला दर्रा। अभी तक जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर है, ये बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था अभी तक, ठीक है। बोलीविया की राजधानी कहाँ पर है? लापास, ठीक है, लापास। लेकिन जब ये इसकी जो ऊंचाई है वो 18,953 फीट पर है। लेकिन भारत में BRO, आपको पता है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के द्वारा जो सड़क बनाया गया है, यहाँ पर देखिए, पूर्वी लद्दाख में उमलिंग दर्रे पर, ठीक है, उमलिंग ला माने क्या होता है? पास होता है, ठीक है। ला जहाँ पर भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है पास। तो पूर्वी लद्दाख में ये सड़क बनाई गई है उमलिंग ला दर्रे पर, मोटर वाहन संचालन योग्य, यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलाई जा सकती हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 19,300 फीट है। कहाँ से मापी जाती है सब ऊंचाइयाँ? ये सब मापी जाती हैं समुद्र तल से, ठीक है। तो अब विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ था। भारत सरकार हिमांक प्रोजेक्ट चला रही है। हिमांक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए अभी यहाँ पर आएगा अलग से एक हिमांक प्रोजेक्ट, ठीक है, वहाँ हम बात कर लेंगे। ये जो सड़क बनी है माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है, ठीक है, तो काफ़ी ऊंचाई पर बना है। आगे चलते हैं। अभी तक अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो नाम है सबसे ऊंचाई, सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क का, देखना, एक है सबसे ऊंची और दूसरा है सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क, तो दो कॉन्सेप्ट है। अगर सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क पूछा जाएगा तो वो है पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है, पैन अमेरिकन हाईवे। इसकी जो शुरुआत होती है फेयरबैंक्स अलास्का से सैंटियागो चिली तक, ठीक है। अलास्का का मतलब हो गया यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये अलास्का हो गया। और जब साउथ अमेरिका का मैप बनाते हैं नीचे की ओर आता है तो चिली, ठीक है। तो पैन अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका से वो आता है दक्षिणी अमेरिका तक, ठीक है। सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। आगे चलते हैं। लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी के बारे में 31 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें यूटी, हमारा जो लद्दाख है, उसके द्वारा हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड को राज्य का पशु का दर्जा मिला। और जबकि जो काला गर्दन वाला सारस है, जिसको हम ब्लैक नेक्ड क्रेन कहते हैं, इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसकी जो गर्दन होती है वो कैसी होती है? काली होती है। और उस समय जम्मू कश्मीर राज्य का क्या होता था? पशु कश्मीरी हिरन या हंगुल, और राज्य पक्षी काला गर्दन वाला सारस था, ठीक है। और जब विभाजन हो गया तो इन्होंने, लद्दाख ने अपना अलग राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया। हालांकि जो राज्य पक्षी है वो सेम है, ठीक है, पहले जैसा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है काले गर्दन वाले सारस का, उसका नाम है ग्रश निग्रिकोलिस, ठीक है। और IUCN की अगर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हिम तेंदुआ है वो वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है, ठीक है।
और इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को भी लॉन्च किया है 2019 में, इनके आवास को संरक्षित करने के लिए। ध्यान रखना, जो भी हमारे देश में या विश्व में कहीं पर भी बायोडाइवर्सिटी है, जीव हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? हैबिटेट लॉस की। उनका जो प्राकृतिक आवास है उसका विनाश हो रहा है। इससे मानव पशु संघर्ष भी बढ़ता है और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को हम विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और अगर सारस की बात करें, जो ब्लैक नेक्ड सारस है, तो उसको संकटापन्न नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में शामिल किया गया है IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और ये जो काली गर्दन वाले सारस हैं कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में ही चांगथांग क्षेत्र में मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है काली गर्दन वाला सारस। ठीक, इसकी जो गर्दन है और पूंछ वाला हिस्सा है ये ब्लैक है, बाकी हल्का वाइट ब्राउन इस तरीके से मिक्स है। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट हिमांक। मैंने बताया था प्रोजेक्ट हिमांक आगे आएगा। तो यहाँ पर जो लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 1985 में ही प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया था, और इसका उद्देश्य इसका जिम्मेदारी किसको दी गई? तो BRO को दी गई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर सड़क या आधारभूत संरचना का विकास करना। चाइना की तरफ से बहुत तेज़ी से इंफ्रा का डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपनी तरफ से कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि वो तिब्बत का पूरा पठार है। हमारा जो इलाका है वो हिमालय क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ पूरा पहाड़ी। ठीक है, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है हमारी तरफ। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम द माउंटेन टेमर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिमांक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि जो हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर LOC साइड में भी हर जगह पर क्या करना? इंफ्रा का डेवलपमेंट करना। चलिए आगे चलते हैं। ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन। 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ए पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आज जानते हैं कि हम लोग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इनका यूज़ करते हैं। ये डिजिटल पेमेंट है, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट है। ठीक है, तो और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने में भी IT की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो सरकार इसी कदम में एक जो अपना पेमेंट सिस्टम है वो ई-रूपी लॉन्च कर रही है। क्या उद्देश्य क्या है? कैशलेस को बढ़ावा देना। ठीक है, नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देना, और बाउचर आधारित ये भुगतान पेमेंट सिस्टम है ई-रूपी। इसको किस डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो वो है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश में जो UPI है इसको कौन रेगुलेट करता है? तो वो करता है NPCI। ठीक है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ई-रूपी लेन देनों के लिए NPCI ने क्या किया? 14 बैंकों के साथ साझेदारी किया है। कौन से 14 बैंक हैं? इनका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा? यह एक डिजिटल वाउचर होगा जो लाभार्थी को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में हासिल होता है। ठीक है, और यह जो वाउचर होता है वो एक प्रीपेड वाउचर होता है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं वो भी इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब जो भी सब्सिडी है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अगर सरकार को पैसा भेजना है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजा जाए, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस ई-रूपी का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आज जो दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर भी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन। भारत में सहकारिता का कार्य विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से होता था, जिसके लिए अब क्या किया गया? एक पृथक मंत्रालय का गठन कर दिया गया। 2021-22 के बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की बात भी कही थी। ठीक, जो और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसी के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग आता था पहले, जो अब कृषि और किसान कल्याण विभाग में चेंज हो चुका है और सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन कर दिया गया। पहले जो सहकारिता होता था वो किस में आता था? वो हमारे कृषि मंत्रालय में ही आता था। नाम उसका देखिए, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया? इसका नाम चेंज कर दिया गया। जो हमारा किसान मंत्रालय वो तो अलग हो गया और सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। ठीक है,
6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का एक विज़न को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया। ठीक है, और इसका कार्यभार किसे सौंपा गया? तो ये जो नया मंत्रालय बनाया गया, इसका कार्यभार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंपा गया। ठीक है, और राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BL वर्मा को। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप मंत्री परिषद पढ़ते हैं तो मंत्री परिषद की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य सीट का 15% और विधानसभा की कुल सदस्य सीट का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और जब मंत्री परिषद पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ मंत्री होते हैं कैबिनेट, कुछ होते हैं राज्य मंत्री और कुछ होंगे स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो BL वर्मा हैं वो गृह मंत्री अमित शाह, मतलब यहाँ पर इनको अगर हम बात करें सहकारी मंत्रालय इनको जो मिला है उसके अधीन में काम करेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य कई काम करेगा ये। देश में सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करना और इनके लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा भी प्रदान करेगा। ठीक है, बस इतना इनफ है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष जुलाई माह का पहला शनिवार। ठीक है, हर वर्ष जुलाई माह का पहला शनिवार। इसके लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं है क्योंकि शनिवार तो अलग अलग डेट पे आ सकती है। तो प्रतिवर्ष जुलाई माह का पहला जो शनिवार होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, तो अगर 2021 की बात करें तो ये किस डेट को पड़ा था? 3 जुलाई को पड़ा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। 6 जुलाई 2021 को एक सूचना के माध्यम से भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से निकाल करके इसको वित्त मंत्रालय में जोड़ दिया गया। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को। पहले ये आता था लोक उद्यम, ये भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, यहाँ इसमें आता था, तो इसको क्या किया गया? लोक उद्यम को वित्त मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब अगर देखें इस नए विभाग से जुड़ने से अब क्या हुआ? वित्त मंत्रालय में अब 6 डिपार्टमेंट हो गए। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, और 5वां है यहाँ पर वित्तीय सेवाएं विभाग, और 6ठा आ गया लोक उद्यम विभाग। ठीक है, तो अब इसको वित्त मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो उच्च सर्वेक्षण रिपोर्ट है, पहला 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2011 में जारी किया गया था। ठीक है, तो अब इस बार की जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 को जारी किया। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम AISHE कहते हैं, और ये 10वीं अपनी सीरीज़ की ये 10वीं रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं इसमें कुल नामांकन के बारे में बताया गया कि 2018-19 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में 2019-20 की तुलना में 3.04% की वृद्धि हुई, और इसके तहत मतलब टोटल जो इनरोलमेंट हुआ है वो कितना हुआ है हायर एजुकेशन में? 3.85 करोड़। ठीक है, और इसमें जो महिलाएं हैं उनकी जो संख्या है वो 49% है। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की ओर और वुमेन एम्पावरमेंट की ओर। ठीक, आगे देखें तो इसमें अगर छात्रों के अधिक नामांकन के मामले की बात करें तो इसमें यूपी का प्रथम स्थान रहा है, और इसके बाद महाराष्ट्र का, और इसके बाद तमिलनाडु का। मतलब यहाँ पर जो इनरोलमेंट है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन हमें केवल इनरोलमेंट पे फोकस करने के अलावा क्वालिटी पर भी फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे जैसे BA की डिग्री सपोज़ है, BA की डिग्री हासिल करना कितना बहुत ही आसान है। बच्चे एडमिशन करवा लेते हैं और कॉलेज कभी नहीं जाते, यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाते, सिर्फ एग्ज़ाम में 10 दिन पढ़ करके BA हम पास हो जाते हैं, और फिर क्या होता है इससे बाद में यही शिक्षित बेरोज़गारी बनती है।
ठीक है। तो हमें क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी होगी, ना कि केवल क्वांटिटी बढ़ाने से फ़ायदा होगा। आगे देखें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसके बारे में बात करें तो 2014-15 के 24.3% के मुकाबले 2019-20 में 27.1% रहा, और इस मामले में भी उत्तर प्रदेश क्या रहा, प्रथम स्थान पर रहा। अगर देखें उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थान, ध्यान रखना हायर एजुकेशन में कितने संस्थान संलग्न हैं, अगर इसका डेटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसमें 8,985 संस्थान यहाँ पर काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, यहाँ पर 6,952 संस्थान काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करें अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे सोशल जस्टिस का, एजुकेशन वाला टॉपिक, तो इस डेटा का आप इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि हमारे देश में भी हायर एजुकेशन में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, 26 है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में विदेशों से पढ़ने वाले जो बच्चे आते हैं उनमें किस देश के सबसे ज़्यादा हैं, तो जितने भी टोटल बच्चे आते हैं उसमें से 28% कौन होते हैं, नेपाल से होते हैं। ठीक है, 28% नेपाल से, फिर अफ़गानिस्तान से, फिर बांग्लादेश से, फिर भूटान से, और फिर सूडान। ठीक है, तो अफ्रीकन नेशन से भी पढ़ने हमारे देश में आते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हमारे पड़ोसी राष्ट्र के हैं, आप देख सकते हैं नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। और कॉलेजों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है, और उसके बाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र। आपने देखा होगा पूरे डेटा में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हर डेटा में रहे हैं यहाँ पर इस एजुकेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है CEO वाटर मैंडेट। वाटर मैंडेट कुछ और नहीं है बल्कि जो कंपनियाँ हैं, लीडर कंपनियाँ हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको एक मंच पर लाना, ये एक ऐसा मैंडेट है, ध्यान रखना। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने वाली एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाए, और इन चुनौतियों को समाधान के लिए जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2007 में की गई थी। ठीक है, 2007 में। अब अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं, आपको देखना पड़ेगा। 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। तो अगर हस्ताक्षर कर दिया है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि अब NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की ये सूची में भी शामिल हो चुकी है। ठीक है, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, तो कई कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स 2020 में शामिल हुई, बांका, और लेटेस्ट में जो है वो आप देख सकते हैं NTPC लिमिटेड 2021 में। ठीक है, और भी 2 कंपनियां हैं, एक जल और सृष्टि लाइफ साइंस। ठीक है, सृष्टि लाइफ साइंस। तो इस तरीके से, हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा। 27 जून 2021 को एक विज्ञप्ति के अनुसार NTPC लिमिटेड ने भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद HLDE यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया गया है। क्या आखिर घोषित क्या किया है इसने, तो घोषणा किया NTPC ने कि हम 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। आखिर यहाँ पर जो बात हो रही है कि ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा, क्या घोषणा किया है NTPC ने। NTPC ने कहा है क्योंकि हमारे देश में भी तो अब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी क्यों ज़रूरी है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही जो हमारा SDG का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो यहाँ पर टारगेट किया गया कि 2032 तक 60 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा है किसने, NTPC ने। ठीक है, और NTPC ने और भी कहा कि जो 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता है उसमें 10% की कटौती भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क 12 जुलाई 2021 को जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने कहा कि गुजरात में जो कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर एक सौर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसकी मंजूरी दे दिया, और ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी, 4750 मेगावाट होगी। कितनी, 4750 मेगावाट होगी। और इससे व्यापक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन की भी उत्पादन की योजना सरकार कर रही है।
ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो लद्दाख में भी देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लद्दाख में ध्यान रखना है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो वो है लद्दाख। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम में जो सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र है उसी के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया है। किसने किया है? एनटीपीसी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो वो कौन सा होगा? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में। इसकी जो क्षमता है वो है 10 मेगावाट। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 2020-21 के लिए वही सूचकांक है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में हमारे जो राज्य हैं वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ, और यह ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था है। ठीक है, आपको याद हो चुका होगा अब तक तो ये। क्लियर। चलिए, जो SDG है 2030 हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो नंबर है कैसे दिया जाता है। तो अगर किसी राज्य को 0 से 49 के बीच मिला तो वो एस्पायरेंट कैटेगरी में आता है। 50 से 64 मिला तो परफॉर्मर है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फ्रंट रनर है जब वो 65 से 99 और 100 हासिल कर लिया तो मतलब है कि लक्ष्य प्राप्त करता, मतलब अचीवर। तो अभी अचीवर में तो कोई राज्य नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग। अगर हर राज्य की रैंकिंग निकाली जाए तो उसमें केरल कहाँ पर है? टॉप पर है, और हिमाचल और तमिलनाडु दोनों ही दूसरे नंबर पर विद्यमान है। ठीक है, SDG के लक्ष्य को हासिल करने में केरल टॉप पर हो गया, और जबकि हिमाचल और तमिलनाडु ये दोनों ही संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर विद्यमान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे ये सब आते हैं। अगर अंतिम 5 राज्यों की बात करें जो बहुत ही जिनकी ख़राब परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर बिहार। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन है? बिहार। नीचे फिर बिहार से अलग होकर के बना झारखंड हो गया, और यहाँ पर फिर असम है। तो हालांकि अभी बिहार सरकार ने नीति आयोग पर थोड़ा सा वो गुस्सा भी हुए कि बिहार सरकार आखिर नीति आयोग पूरे इंडिया को एक जैसे ही क्यों देखता है, वो बिहार सरकार के साथ भेदभाव करती है आंकड़ों में। ठीक है, और बिहार को हर बार नीचे रखा जाता है हर जगह। हालांकि सरकार को अपनी गलतियों पर भी गौर करना चाहिए। पिछले इतने सालों से आखिर बिहार में गरीबी, और बिहार हर कोई भी इंडेक्स होता है जनरली वो क्या होता है? सबसे नीचे ही होता है। तो खुद पर भी सोचने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य को मिल करके बिहार की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। आगे देखें यहाँ पर, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें कौन सा UT सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है? तो वह है चंडीगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, फिर आता है अंडमान निकोबार। चलते हैं नेक्स्ट। राज्यों का प्रदर्शन अगर इसमें देखें तो एस्पायरेंट में अभी कोई शामिल नहीं है, बल्कि सब आ गए किसमें? परफॉर्मर में और फ्रंट रनर में आ गए, और अचीवर में भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी SDG का लक्ष्य हासिल तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आकांक्षी और लक्ष्य प्राप्त करता, इसमें कोई नहीं है। बाकी दोनों परफॉर्मर और अग्रणी में शामिल हैं। ठीक है, अगर UP की बात करें तो UP कहाँ पर फंसा हुआ है? तो UP है अच्छा प्रदर्शन करने में। ठीक है, परफॉर्मर में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है। तो इसमें एस्पायरेंट में कोई नहीं है, अचीवर में भी कोई नहीं है। जो भी स्टेट हैं UTs हैं वो किस में हैं? परफॉर्मर और फ्रंट रनर में हैं। ठीक है, चलिए नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। ट्विटर का जो CEO था वो मान ही नहीं रहा था कि हम आपके दिशा निर्देशों को मानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 राइट टू प्राइवेसी इन सब का उल्लंघन करता है। और जबकि राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। सरकार ने क्या किया था? 25 मई 2021 को आचार संहिता लागू किया था। 3 महीने का टाइम दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आपको इन आचार संहिता को मानना होगा, इन दिशा निर्देशों को मानना होगा। क्यों? यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई बार इन सब पर आरोप लगता है कि ये हमारे कल्चर, हमारी
और कुछ ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ उनको ये प्रमोट करती हैं, तो सरकार को इनके रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आवश्यकता क्या पड़ी, इसमें सरकार ने कहा कि आप अपना पहले तो एक आपके पास शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आपके कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके पास कंप्लेन कर सके। ठीक है, जो शिकायत अधिकारी होगा वो 24 घंटे के भीतर उस मामले को सुनेगा। ठीक है, और 15 दिन के भीतर जब आपके पास कंप्लेन आई है तो उसके 15 दिन के भीतर आपको इसका निपटारा करना होगा। ठीक है, और जो ये कंपनियां हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सबको अपना अपने अधिकारी का नाम और संपर्क पूरा डिटेल पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अब शिकायत का निवारण करवा सकता हो। ठीक है, करवा सकता है। तो हालांकि ट्विटर नहीं मान रहा था, बाद में उसे फिर मानना भी पड़ा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको बिल्कुल ही स्किप करिए, ये मेंस का टॉपिक बनेगा। ठीक है, मेंस के लिए। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव 2021। तो विधानसभा हमारे देश में आपको पता है कि ये डेमोक्रेसी के अंग हैं। लोकतंत्र की एक चुनाव महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, चुनाव जो होता है, और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जनता सीधे पार्टिसिपेट ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है। 1951-52 में हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ था। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 5 राज्यों में क्या, 4 राज्यों और 1 यूटी में। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु 4 राज्य हो गए, और पुदुचेरी में चुनाव हुआ। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ। देखिए ये सब नहीं पूछा जाएगा कि कब से कब तक हुआ है, तो सीट पूछी जा सकती है आपसे कि विधानसभा की सीट बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें 292 सीटें थीं और मतगणना 2 मई को हुई, और 292 सीटों की जो मतगणना थी इसमें से 213 सीटें जो थी वो किसको मिला, AITMC, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, TMC को, ममता बनर्जी की पार्टी। और यहाँ पर कुछ सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था। यहाँ देख सकते हैं किस पार्टी को कितना वोट परसेंट मिला और सीटें मिली। देखिए AITMC को, मतलब TMC को 213 सीटें मिली, और वोट परसेंटेज कितना मिला, 47.9%। देखिए हमारे देश में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो होता तो यहाँ पर अगर वोट परसेंट किसी पार्टी को 47% मिला है तो उसको विधानसभा की कुल सीट का भी कितना परसेंट मिलता, 47% ही मिलता। लेकिन ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा है 47% से। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं बोलते हैं, जैसा कि इजराइल में है। ठीक है, बीजेपी को 77 सीटें मिली। लगभग वोट परसेंट देखेंगे तो वोट परसेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 38% और 47%, 10% का वोट डिफरेंस है, लेकिन सीट का डिफरेंस आप देखिए बहुत ही ज़्यादा है, 3 गुना लगभग हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हालांकि जो ममता बनर्जी थी वो नंदीग्राम से विधानसभा सीट हार गई थी। अपने ही पार्टी, पहले शुभेंदु अधिकारी TMC में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि अभी भवानीपुर सीट्स में चुनाव हुआ और ममता बनर्जी वहाँ से जीत गई, काफ़ी लंबे वोट गैप से, लगभग 60,000 वोट से वो जीती। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल सीट कितनी है, तो तमिलनाडु में टोटल सीटों के लिए चुनाव जो हुआ था वो 234, और यहाँ पर MK स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। और किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला, तो बहुमत मिलता है किसको, द्रविड़ मुनेत्र कजगम को, DMK। 133 सीट मिला, और जो टोटल वोट परसेंटेज है वो कितना है, 37.7% है। ठीक है, तो बीजेपी अभी यहाँ पर साउथ इंडिया में स्ट्रगल कर रही है। बीजेपी को 4 सीट यहाँ पर मिली। बीजेपी वगैरह जैसे पार्टीज़ हैं, राष्ट्रीय पार्टी भले ही हैं, लेकिन इनका उत्तरी भारत में ज़्यादा दबदबा है। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पर केरल की, तो केरल की विधानसभा में 140 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, एक ही चरण में हुआ था, और इसमें जो बहुमत मिला वो किसको मिला, LDF को मिला। ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट मोर्चा। ठीक है, और इसमें 99 सीटें जीत करके पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं। और ध्यान रखना है, केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का वामपंथी जो संगठन होते हैं उनका केरल में काफ़ी प्रभाव है, बहुत पहले से रहा है। और यहाँ जो देख सकते हैं इन लोगों ने मिल करके ही LDF बनाया, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। कई पार्टियां मिल करके एक गठबंधन है। बाकी अगर सबसे ज़्यादा किसने सीट जीती है तो वो जीती है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट असम विधानसभा का चुनाव, 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, और इसमें
असम के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत विश्व शर्मा को शपथ दिलाई। आप ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और सीएम को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एनडीए को बहुमत मिला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ध्यान रखना यूपीए क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या इसे ही हम संप्रग भी बोलते हैं। संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा ये है गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये जो कांग्रेस है उसका गठबंधन है। और जो बीजेपी का गठबंधन होता है उसे क्या बोला जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या इसे ही राजग बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में संप्रग, राजग, ये एक्रोनिम्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो 126 सीटों में से 75 सीटों पर जीत हासिल किया किसने, एनडीए ने। और एनडीए के मुख्यमंत्री बने कौन, एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हेमंत विश्व शर्मा। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी, ध्यान रखना दिल्ली और पुदुचेरी अभी फ़िलहाल 2 ऐसे यूटीज़ हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी बनाने की बात हुई है लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ पर बात करें पुदुचेरी में भी, तो राजग को ही यहाँ पर सीटें प्राप्त हुई है सबसे ज़्यादा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। ठीक है, और यहाँ पर सरकार ने, जो भाजपा है उसने 30 सीटों में से 6 सीटें, और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीत करके राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया, मतलब बीजेपी को सरकार बनवा दिया। और वहाँ पर सीएम कौन बना, तो वो बने हैं एन रंगास्वामी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।